आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे अनुनाद प्रभाव। अगर इंग्लिश में देखें तो इसे बोलेंगे रिजोनेंस इफेक्ट। तो अभी हमने इसके पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, अब हम लोग रिजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि दो पाई आबंधों की अन्योन्य क्रिया अथवा पाई बंध एवं समीप के परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण अणु में उत्पन्न ध्रुवता को अनुनाद प्रभाव या रिजोनेंस इफेक्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि रिजोनेंस इफेक्ट है क्या। तो रिजोनेंस इफेक्ट का मतलब होता है कि अणु में ध्रुवता को उत्पन्न कर देना, यानी पोलरिटी को, दो पोल बन जाए, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। और वो भी किस तरीके से, दो पाई आबंधों की अन्योन्य क्रिया अथवा पाई बंध एवं समीप के परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण अणु में उत्पन्न ध्रुवता को अनुनाद प्रभाव यानी रिजोनेंस इफेक्ट कहा जाता है। तो पाई पाई बॉन्ड के बीच या पाई और समीप में स्थित परमाणु पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े के कारण अगर उस अणु में ध्रुवता उत्पन्न हो जाए, पोलरिटी उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम लोग रिजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहा है यह प्रभाव श्रृंखला में संचारित होता है। दो प्रकार के अनुनाद अथवा मीजोमेरिक प्रभाव होते हैं, जिन्हें आर प्रभाव अथवा एम प्रभाव कहा जाता है। तो रिजोनेंस इफेक्ट जो होता है यह श्रृंखला में संचारित होता है, यानी क्रम से आगे की ओर बढ़ता है। और दो प्रकार के इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। दो प्रकार के अनुनाद अथवा मीजोमेरिक प्रभाव होते हैं। तो रिजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक आर प्रभाव, रिजोनेंस इफेक्ट को आर प्रभाव बोलेंगे, और मीजोमेरिक इफेक्ट को एम प्रभाव बोलेंगे। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो धनात्मक अनुनाद प्रभाव यानी पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो इसकी स्टडी हम लोग अब आगे करेंगे। तो इसको देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि धनात्मक अनुनाद प्रभाव, पहले इसको हम लोग पढ़ें, प्लस आर इफेक्ट भी बोलते हैं। तो कह रहा है इस प्रभाव में इलेक्ट्रॉन विस्थापन संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु या प्रतिस्थापी समूह से दूर होता है। इसको थोड़ा इंग्लिश में देखें और अच्छे से स्पष्ट होगा। कह रहा है इन दिस इफेक्ट, इस प्रभाव में द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एन एटम आर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम यानी संलग्न जो सिस्टम है, उसमें जो हमारा आइटम या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, उससे इलेक्ट्रॉन अवे यानी दूर की ओर जाता है। तो इसे प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज कब उत्पन्न होता था, जब इलेक्ट्रॉन उससे दूर जाता था, यानी इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं और जाता था। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अवे फ्रॉम एन एटम आर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, आइटम या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जुड़ा हुआ है, उससे जब इलेक्ट्रॉन दूर की ओर जाएगा, तब हमारा प्लस आर या धनात्मक अनुनाद प्रभाव होगा। अब देखिए आगे कह रहा है इस इलेक्ट्रॉन विस्थापन के कारण अणु में कुछ स्थितियां उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व की हो जाती हैं। तो इसको पहले हम लोग देखते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन या डेंसिटी
बढ़ जाएगी, इसलिए कुछ स्थितियाँ उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व की हो जाती हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एनिलीन में इस प्रभाव को इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो एनिलीन में हम देखते हैं कि इस प्रभाव को कैसे दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एनिलीन बेंजीन रिंग में अगर NH2 ग्रुप लग जाए तो इसे हम एनिलीन कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें बारीकी से समझना है कि जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को अगर हम लिखें तो 7 नाइट्रोजन को हम लोग 7N14 लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 14 है और एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास 14 है, यानी परमाणु क्रमांक 7 है और परमाणु द्रव्यमान 14 है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है यही प्रोटॉनों की संख्या होती है और ये उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका मतलब नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इनको हम लोग भरें तो 2,5 होंगे। तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉनों में से यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए N से जब एक बांड बना, ये नाइट्रोजन है, इससे 2 बांड हाइड्रोजन बनाए हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग बना देंगे और एक बांड ये बेंजीन रिंग बनाया हुआ है, तो ये बेंजीन रिंग ऐसे बना देते हैं। इस तरह से बेंजीन रिंग बना दिए। तो 1 2 3 जब बांड कोई बनता है, ये कोवैलेंट यानी सहसंयोजक का बंध है, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का सहयोग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का सहयोग हाइड्रोजन करेगा। तो 3 आबंध है, तो 3 आबंध में या 3 बांडों में नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन का सहयोग है, जबकि बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने बच जाएंगे? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे हम दर्शाएंगे। अब देखिए, चूँकि ये नाइट्रोजन के खुद के इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज नहीं लिखेंगे। निगेटिव चार्ज तब लिखते हैं जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे से लोन लिया गया है, उधार लिया गया है, ऋण लिया गया है, तो ऋण चिन्ह लगाने का मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन हैं जो यहाँ पर आ गए। तो चूँकि ये नाइट्रोजन के खुद के इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 डॉट बिंदु दिखा करके हम ये दिखाना चाहते हैं कि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है बांड बनाने के बाद। तो अब क्या हो गए, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस बांड में शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पर डबल बांड आ जाएगा। ये डबल बांड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ सिंगल हो जाएगा। हाँ, इसमें जो है क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बांड में शिफ्ट होंगे, तो ये बांड यहाँ पर बांड बन गया। या यूँ कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट होंगे तो बांड बन जाएगा, और ये वाले बांड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो 2 डॉट बन गए, यहाँ पर 2 डॉट बन गए। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के थे, बेंजीन रिंग के नहीं थे, इसलिए बेंजीन रिंग में जब ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन आए, इसका मतलब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन रिंग ने लोन लिया, उधार लिया, ऋण लिया, इसलिए ऋण चिन्ह लगा दिया गया। और इसने दिया है नाइट्रोजन ने, इसका मतलब इसका धन है, नाइट्रोजन का धन है जो उधार में बेंजीन रिंग को दिया गया, तो धन चिन्ह लगा दिया गया, पॉजिटिव। समझिए कैसे ये चिन्ह लगते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव लगाया गया कि इसका जो धन था किसी दूसरे को उधार दे दिया है, तो उधार दिखाने के लिए धन का चिन्ह लगाया गया। और किसको दिया है? बेंजीन रिंग को, इसलिए यहाँ पर ऋण चिन्ह लगाया गया। कितना दिया है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 डॉट लगाए गए। तो कैसे लिखा जाता है ये चीज़ आप लोग बारीकी से समझ लीजिए। अब क्या हुआ कि अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर शिफ्ट होंगे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो ये
बांड यहाँ बन गया, कुल मिला के बांड के रूप में यहाँ शो हो गए, और यहाँ जो बांड था वो इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ शो होने लगा। अब देखिए ये जो लोन पेयर है, तो लोन पेयर अब इधर शिफ्ट होंगे तो ये बांड इधर चला जाएगा। तो ये देखिए बांड इधर गया तो लोन पेयर हमारे इधर आ गए, फिर ये बांड इधर आएगा तो लोन पेयर हमारे यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से तीर से दिखाया गया है और उसी प्रकार से हम लोगों को बनाना है। तो फिर से समझ लीजिए, देखिए ये यहाँ पर लोन पेयर इस तरह दिखाया गया है तीर कि ये लोन पेयर यहाँ पर डबल बांड के रूप में है। तो ये जो हमारा डबल बांड है यहाँ पर लोन पेयर के रूप में आ गया। अब ये लोन पेयर जब यहाँ पर डबल बांड के रूप में आएंगे, देखिए तीर बनाया गया है, तब ये बांड यहाँ पर लोन पेयर के रूप में आ जाएगा। फिर ये लोन पेयर जब यहाँ बांड के रूप में आएंगे तब ये हमारा जो बांड है यहाँ पर लोन पेयर के रूप में आ जाएगा। तो कुल मिला के बांड और लोन पेयर के बीच में एक का अंतराल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये लोन पेयर है, ये मतलब इलेक्ट्रॉनों का पेयर है जो यहाँ पर लोन के रूप में जाएगा। तो यहाँ से एक बांड को छोड़ के शिफ्ट होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ से ये बांड छोड़ा, यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये बांड यहाँ पर शिफ्ट हो गया इस तरह से। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा एक बांड को छोड़ के, यहाँ बांड चला गया तो अब इस यहाँ शिफ्ट होगा। जब यहाँ शिफ्ट होगा तो डबल बांड यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये यहाँ पर डबल बांड के रूप में आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से क्रम से चलता है। सिंपल भाषा में समझने का मैटर ये है कि यहाँ पर ये लोन पेयर बांड के रूप में आ गया, तो ये बांड यहाँ पर लोन पेयर के रूप में आ गया। फिर ये लोन पेयर यहाँ बांड के रूप में आ गया, तो ये बांड पेयर यहाँ लोन पेयर के रूप में आ गया। अब ये लोन पेयर यहाँ बांड के रूप में आ गया, तो ये बांड अब यहाँ पर लोन पेयर के रूप में आ गया। ये तीर इसी तरह से दिखाए जा रहे हैं, तो उनका यही मतलब है। तो ये पॉजिटिव रेजोनेंस प्रभाव हो गया हमारा। तो अब देखिए निगेटिव रेजोनेंस प्रभाव, ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो देखिए अब ऋणात्मक रेजोनेंस प्रभाव, तो जाहिर सी बात है कि अभी धनात्मक पढ़ा तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन थे वो दे देता था तो उस पर धन चार्ज आ जाता था। अब इसका उल्टा होगा। तो यह प्रभाव तब प्रदर्शित होता है जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु अथवा प्रतिस्थापित समूह की ओर होता है। उसमें अवे था, इसमें टुवर्ड्स होगा। तो यह प्रभाव तब प्रदर्शित होता है जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन संयुग्मित अणु में यानी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में बंधित परमाणु अथवा प्रतिस्थापित समूह की ओर होता है। तो इस चीज़ को हमें समझना है। उसमें अवे था, इसमें और है। अब उसमें क्या था कि यहाँ पर NH2 ग्रुप था, तो इलेक्ट्रॉन उससे जो प्रतिस्थापित समूह, ये वाला हमारा कांस्टिट्यूएंट है, कांस्टिट्यूएंट ग्रुप है, और ये बेंजीन रिंग हमारा कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है एक तरह से। तो यहाँ पर प्रतिस्थापित समूह की ओर होता है। तो ये प्रतिस्थापित समूह है, देखिए उधर को इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तीर द्वारा उधर को दिखाया गया। तो इसको भी बारीकी से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा जो एग्जाम्पल दिया गया है C6H5NO2 है, यानी नाइट्रोबेंजीन है। तो उदाहरणार्थ नाइट्रोबेंजीन में इस इलेक्ट्रॉन विस्थापन को इस प्रकार दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि ये हमारा फ़ोन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, फ़ोन से जुड़ा हुआ बेंजीन रिंग है, कहने का मतलब ये है कि हमने आपको फ़ोन बताया था, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन।
तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो जाहिर सी बात है खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए चूँकि डबल बॉन्ड लगा है, अब ऑक्सीजन की बात करें तो O8 16 होता है, यानी इसको लिखेंगे तो 2,6 लिखेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, तो जाहिर सी बात है कि 6 इलेक्ट्रॉन हमारे बाहरी कक्षा में है। तो यहाँ पर देखिए जब 2 बॉन्ड बने हैं यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 2 ऑक्सीजन के होंगे, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 2 बॉन्ड में 4 होंगे, जिसमें चूँकि एक कोवैलेंट यानी सहसंयोजक आबंध है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बराबर का सहयोग होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होंगे, 2 नाइट्रोजन के। तो चूँकि बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 ने बॉन्ड बना लिया तो 4 बच जाएंगे। तो इस तरह हम लोग पॉइंट द्वारा दिखा सकते हैं। अब देखिए ये बॉन्ड चूँकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ही अपने पास रखेगा। तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो 4 की बजाय 6 हो गए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो चूँकि अभी एक बॉन्ड बना हुआ है, तो एक बॉन्ड में ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 6 नहीं 5 होना चाहिए, जबकि 6 हैं। तो इससे ये पता चलता है कि बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन का था उसको भी ऑक्सीजन ने ले लिया। तो जाहिर सी बात है कि ऋण चिन्ह इसीलिए लगाया गया है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन का नहीं है, दूसरे से ऋण लिया है, लोन लिया है, इसलिए यहाँ पर ऋण चिन्ह लगाया गया। तो अब आगे देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन आ गए। अब नाइट्रोजन फिर बेंजीन रिंग से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेगा। तो जब ये अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा कि अब ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पर चूँकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर नाइट्रोजन के खींचने की ओर गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे अब यहाँ पर देखिए फिर से ये जो बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चलता है मॉलिक्यूल में और कई रूप बन जाते हैं। इन्हीं को रिजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं और इस प्रभाव को रिजोनेंस प्रभाव कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों का गमन हमारा फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरफ होता है तो इसे नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, और अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से दूर की ओर होता है तो इसे हम पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, जैसा हमने ऊपर पढ़ रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, +R अथवा -R इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव दर्शाने वाले परमाणु अथवा प्रतिस्थापी समूह निम्नलिखित। तो यहाँ पर देखिए कुछ ग्रुप दिए गए हैं जो +R और -R का प्रभाव दिखाते हैं। तो इनको आप लोगों को याद करना है, यही क्रम से दिए जाएंगे, फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में हमसे पूछा जाएगा। तो इनको अंडरलाइन करते हैं। जितने NCERT में दिए हैं बस इतना ही पढ़ना है किसी अन्य किताब से, और एक्स्ट्रा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए +R प्रभाव, +R प्रभाव का मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे को दे करके इनमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखिए ऑक्सीजन के पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 6 होते हैं, एक ही बॉन्ड है तो 5 बच जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक CH3 ग्रुप या कोई भी एल्किल ग्रुप लगा होगा, यहाँ भी एक्स्ट्रा होंगे, यहाँ भी एक्स्ट्रा होंगे, नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा होंगे, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन।
तो कुल मिला के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जिनके पास भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्लस आर इफेक्ट देते हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस आर में COOH, CHO, कीटोन, साइनाइड, नाइट्रो समूह, तो ये जब लगेंगे तो माइनस आर प्रभाव होगा, और ये जब लगेंगे ये सब तो प्लस आर प्रभाव होगा। तो इनको आपको याद करना है। तो ये प्लस आर और माइनस आर ग्रुपों को आपको याद करना है, इनको एक जगह लिख के याद कर लीजिए। वैसे एक जगह NCERT में लिखे ही है। अब आगे देखिए कह रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए और इसको याद भी रखना है कि जो संयुग्मित निकाय यानी कॉन्जुगेट सिस्टम है वो किसको कहा जा रहा है। तो कह रहा है किसी विव्रत श्रृंखला यानी जो व्रत जैसी हो साइक्लिक फॉर्म में, अथवा चक्रीय निकाय में एकांतरी एकल अथवा द्वि आबंधों की उपस्थित को संयुग्मित निकाय कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जब एकांतर क्रम में लगे रहते हैं, यानी एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, तो जो निकाय बनता है उसी को हम लोग संयुग्मित निकाय बोलते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इन एन ओपन चेन आर साइक्लिक सिस्टम। विव्रत श्रृंखला मतलब जो व्रत ना हो, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक हम कह रहे थे नॉन साइक्लिक, तो चक्रीय या विव्रत यानी नॉन साइक्लिक चेन जो होगी उसमें अगर सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट रूप में रहते हैं तो उसी को हम कॉन्जुगेट सिस्टम बोलते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो चेन हमारी ओपन हो या साइक्लिक हो, यानी बंद श्रृंखला हो या खुली श्रृंखला हो, अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में रहेंगे, एक एक के अंतर में रहेंगे, तो उसी को हम कॉन्जुगेट सिस्टम बोलते हैं, संयुक्त निकाय बोलते हैं। ये बात हमें समझना है। अब देखो आगे देखते हैं, कह रहा है ये बहुधा असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइएन, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन इत्यादि इसके उदाहरण हैं। ऐसे निकायों में पाई इलेक्ट्रॉन विस्थापित यानी डीलोकलाइज हो जाते हैं तथा ध्रुवता उत्पन्न होती है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है ये बहुधा असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं। तो दीज सिस्टम ऑफन शो एबनॉर्मल बिहेवियर, सामान्यतया एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। द एग्जाम्पल आर 1,3 ब्यूटाडाइएन, एनिलीन एंड नाइट्रोबेंजीन एटसेट्रा। In such system, the pi electrons are delocalized and the system develops polarity. तो इनमें क्या होता है कि जो पाई आबंध होता है ये डीलोकलाइज होता है, यानी एक स्थिति में नहीं रहता, इधर उधर भागता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम है वो पोलराइज हो जाता है, यानी ध्रुवीय हो जाता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दो पोल उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिलती है। तो जैसा अभी हमने पढ़ा, ये सब ध्रुवीय हो गए थे, देखिए सब ध्रुवीय हो जा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव उत्पन्न हो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। अब आगे हमारा आ जाता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसी को ई इफेक्ट भी बोलते हैं। तो अभी हमने रिजोनेंस इफेक्ट में प्लस आर माइनस आर पढ़ा, अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी प्लस ई और माइनस ई दो प्रकार का है, तो दोनों पढ़ेंगे। कह रहा है यह एक अस्थायी प्रभाव है। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा स्टेबल नहीं अनस्टेबल इफेक्ट है, अस्थायी है, इसको ध्यान देना है। तो इट इज एन टेम्पोररी इफेक्ट, टेम्पोररी इफेक्ट है, अस्थायी प्रभाव है। तो यह एक अस्थायी प्रभाव है, केवल आक्रमणकारी अभिकारकों की उपस्थिति में यह
प्रभाव बहुआबंध द्वि अथवा त्रिआबंध वाले कार्बनिक यौगिकों में प्रदर्शित होता है। तो ये देखिए टेम्पोररी है पहली बात तो, और केवल आक्रमणकारी अभिकर्मकों की उपस्थिति में यह प्रभाव बहुआबंध डबल यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिकों में प्रदर्शित होता है। तो ध्यान दीजिए, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर हम इस प्रभाव की बात नहीं करेंगे। जनरली मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में देखने को मिलता है और टेम्पोररी इफेक्ट होता है, अस्थायी, परमानेंट नहीं होता है। और केवल आक्रमणकारी अभिकारकों की उपस्थिति में, जब केवल आक्रमणकारी अभिकर्मक होंगे यानी अटैकिंग रिएजेंट कोई होगा, तो उस स्थिति में ये बहुधा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिकों में प्रदर्शित होता है। इस प्रभाव में आक्रमण करने वाले अभिकारक की मांग के कारण बहुआबंध से बंधित परमाणुओं में एक सहभाजित पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, जो अटैकिंग रिएजेंट है, आक्रमणकारी प्रभाव है, आक्रमणकारी अभिकर्मक है हमारा, वो मांगता है इलेक्ट्रॉन, अगर मांगता है तो वही कह रहा है कि इस प्रभाव में आक्रमण करने वाले अभिकारक की मांग के कारण बहुआबंध से बंधित परमाणुओं में एक सहभाजित पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन हो जाता है। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्ड हमारा सिग्मा होता है, तो डबल या ट्रिपल में ही पाई आबंध होते हैं। तो पाई बॉन्ड जो होता है उसका सहभाजित पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन हो जाता है, यानी कंप्लीटली वहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देखते हैं। तो देखिए कह रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का टू वन ऑफ द एटम ज्वाइन बाय द मल्टीपल बॉन्ड ऑन द डिमांड ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। तो कोई मल्टीपल बॉन्ड है तो वहाँ से निकलता है और अटैकिंग रिएजेंट की डिमांड में वहाँ चला जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है अभिक्रिया की परिधि से आक्रमणकारी अभिकारक को हटाते ही यह प्रभाव शून्य हो जाता है। तो जो आक्रमणकारी अभिकारक है यानी आक्रमणकारी रिएजेंट है, उसको जैसे ही हम रिएक्शन से हटा दें तो यह इफेक्ट जीरो हो जाता है। इसे ई द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के संचलन को वक्र तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्पष्टतः दो प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव होते हैं। तो ये तीर द्वारा दिखाया जाता है, तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब ये ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हैं हमारे, ये दो प्रकार के हैं। उसी तरह जैसे प्लस आर माइनस आर थे, वैसे प्लस ई और माइनस ई। तो इस प्रभाव में बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है कि जहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट बंधा हुआ होता है, बॉन्डेड होता है, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधा होता है। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक जहाँ बंधा होता है तो पाई इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक यानी अटैकिंग रिएजेंट बंधा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये H+ है आक्रमणकारी अभिकर्मक, तो H+ देखिए यहाँ पर बंधेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऐसे हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऐसे हुआ, तो यहीं पर हमारा H जुड़ गया। तो यह आक्रमणकारी अभिकर्मक है H+। तो जहाँ पर जुड़ना होगा इसे, इस जो है परमाणु में कार्बन वाले में, तो वहीं पर ये पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण
हो रहा है। तो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन से तीर इस कार्बन को दिखाई गई है, इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पर जाएंगे और यहीं पर ये H+ जुड़ेगा। तो यहाँ से जैसे पाई इलेक्ट्रॉन इस पर गए तो यहीं पर देखिए H+ जुड़ गया। अब चूँकि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दोनों चले गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है एक इस कार्बन का है, एक इस कार्बन का है, तो इस कार्बन का तो यहीं रहा और इससे जो H+ है वो जुड़ गया, लेकिन पूरा का पूरा ये गया है बॉन्ड। इसका मतलब इसमें इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो इसीलिए इसमें धन दिखा दिया गया कि इसने दिया है इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है उसमें सहयोग करने के लिए। अब देखिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव -E प्रभाव। तो इस प्रभाव में बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिपार्मक बंधित नहीं होता है, तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उधर होता था जिधर जो है अटैकिंग रिएजेंट बंधित होता था, यानी जुड़ता था, और उसमें जिधर जुड़ेगा उधर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए Cn- है, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ निगेटिव है, तो जैसे बात है कि निगेटिव है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये कार्बन पे अगर जोड़ना है तो यहाँ पॉजिटिव उत्पन्न करना पड़ेगा, तब इससे इलेक्ट्रॉनों को दूर जाना पड़ेगा। इसमें उसी तरफ जा रहे थे क्योंकि पॉजिटिव को जोड़ना था, तो पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ेगा तो निगेटिव की ज़रूरत थी, तो इलेक्ट्रॉन पाई वाले इस कार्बन पर ट्रांसफ़र हो रहे थे। अब यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन पर हमें निगेटिव जोड़ना है, तो जाहिर सी बात है कि ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जब खींच लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C पर ये Cn- जुड़ जाएगा, और चूंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ आ गए हैं तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, देखिए ये थोड़ा सा गलत बनाया हुआ है, ऑक्सीजन है यहाँ कार्बन बना दिया है। इसको थोड़ा सा देखते हैं इंग्लिश वाली बुक में। यहाँ पर देखिए दोनों ही कार्बन हैं, हिंदी वाली में थोड़ा गलत बनाया है इसीलिए मिस्टेक हो जाता है। दोनों ही C⋅C और ये एक एक सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे दोनों ही C हैं, ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर जुड़ गया है, इसको सही कर लीजिए, ये भी कार्बन ही है। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन पाई वाले इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इसमें एक इस कार्बन का है, तो यहाँ पर पॉजिटिव उत्पन्न होगा, तो इस पॉजिटिव की जगह ये Cn- जुड़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि Cn जुड़ा तो ये पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हो गए, और इधर चूँकि ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। हिंदी वाली बुक में गलत लिखा है, तो इसको सही कर लीजिए, ना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और ना ही ये ऑक्सीजन है, तो इसको हमें ध्यान देना है। तो ये हिंदी वाली बुक में जो गलत छपा हुआ है इसको हमें सही कर लेना है। ये हमारा ऑक्सीजन नहीं कार्बन है, कार्बन है। अब इस इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इस पे शिफ्ट होंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर ये गलत बना है, और यहाँ पर जो पॉजिटिव उत्पन्न होगा उसमें Cn- जुड़ जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। इंग्लिश वाली बुक में देखिए, फिर से देख लीजिए, ये बॉन्ड इधर
पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो Cn ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव उत्पन्न होगा, क्योंकि इसमें एक कार्बन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का, इस पाई बॉन्ड में, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी इसने दिया तो इस पर पॉजिटिव होगा और इसने लिया तो इस पर नेगेटिव होगा। लेकिन इस पॉजिटिव पे अब Cn माइनस जुड़ गया तो ये Cn माइनस का माइनस ख़त्म हो गया और इसका प्लस ख़त्म हो गया, यानी प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि जब प्रेरणिक तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तब इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव प्रबल होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर दोनों की बात आ जाए कि इलेक्ट्रोमेरिक और प्रेरणिक यानी इंडक्टिव इफेक्ट दोनों रहें। देखिए रिजोनेंस, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक और एक कॉन्जुगेशन वाला था, लेकिन उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। तो इलेक्ट्रोमेरिक यानी प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक दोनों इफेक्ट काम करें, यानी इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, अपोजिट जब कार्य करेंगे तब इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव प्रबल होता है। तब हम इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को ज़्यादा महत्व देंगे, इस बात को ध्यान देना। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि व्हेन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को ज़्यादा प्रबल रहेगा, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। अब देखिए आगे हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसकी हम अभी चर्चा किए हैं। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।